ये इंडस्ट्री एक ही इंडस्ट्री है दुनिया में जो एजुकेशन आपको फ्री में देता है। इसका मूल एसेंस है फ्रीडम, इसका मूल एसेंस है पैसिव इनकम। ये कब आएगा? व्हेन यू स्टे विथ वन कंपनी। डायरेक्ट सेलर इज अनदर मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का एक मोड है, एक वे है डायरेक्ट सेलिंग। सो दिस इज नथिंग बट ए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। सो ये डिस्ट्रीब्यूशन को आप सही रखो। जो भी स्ट्रैटेजिक कंपनी बनाएगा ये डिस्ट्रीब्यूशन से हटकर नहीं जाना चाहिए। जैसा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ आया था, सो गवर्नमेंट शुड कम अप। डायरेक्ट सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ होना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग गुड कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ होना चाहिए। आई ऑल्सो बिलीव एसोसिएशन एक होना चाहिए। Okay, as we say, one industry, one association. You tell me, कौन सा इंडस्ट्री एक alternative source देता है with all this flexibility, without investment, without time commitment, without risk? You tell me one industry. Only thing is the genuinity of the companies. Exactly. That has to be taken care. वो आने वाले दिन में automatically होना शुरू होगा. Then you see many people will be engaging in this industry. दोस्तों नमस्कार, मैं हूं यामिनी और आपका स्वागत है नेटवर्किंग के दीवाने में। और हम फिर हाजिर हैं एक ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ, जिसमें हम एक ऐसे शख्स से बात करेंगे जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड से जुड़े हुए हैं। और वो एक डायरेक्ट सेलर नहीं, वो है फंक्शनल डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी। और वो ब्रांड भी 30 साल पुराना है। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं इस जर्नी पर चलने के लिए और कुछ बारीकियों को जानने के लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की? Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Rafiq. सर आपका स्वागत है। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि रफ़ीक सर जो हैं वो DXN एक इंटरनेशनल ब्रांड से एसोसिएटेड हैं और फंक्शनल डायरेक्टर हैं। और आगे की हम इनसे ही जानना चाहेंगे इनकी क्या जर्नी रही DXN से। थैंक यू अमनी जी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ फॉर इनवाइटिंग दिस ब्यूटीफुल शो। ये जो शो है अभी नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया में वायरल हो रहा है एंड लॉट ऑफ इनसाइट्स भी हमें मिल रहा है विद द शो। वी कैन बिकॉज इंट्रैक्शन विथ मेनी कंपनीज एंड द लीडर्स, ये बहुत एक अच्छा एक मूव है आपकी तरफ से। सी नाउ एज अ फंक्शनल डायरेक्टर मैं शुरुआत किया था DXN में इन द ईयर 2001। जब मैं 2000 DXN में आया था, आई वॉज स्टार्टिंग इन द एंट्री लेवल फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट में ज्वाइन किया था। देन फ्रॉम देयर इन 2002 आई वॉज इन गुजरात फॉर ऑपरेशंस को हैंडल करने के लिए। देन फ्रॉम 2002 एंड में आई वेंट टू बांग्लादेश एज एन ऑपरेशन मैनेजर। वहाँ पे मुझे एक ब्रेक मिला था, एक इंटरनेशनल एक्सपोजर भी मिला था। इन 2005 आई बिकम कंट्री मैनेजर फॉर बांग्लादेश। फ्रॉम 2005 टू लगभग 2013 मैं बांग्लादेश संभाल रहा था। फ्रॉम 2013 आई वेंट टू यूरोप। वहाँ पे चेक रिपब्लिक में ऑफिस हमारा ब्रांच सेटअप करने के लिए, वहाँ पे शुरुआत करने के लिए आई असिस्टेड देम। देन ऑस्ट्रिया में था, देन स्लोवाकिया में था। देन फर्दर मुझे एक 2 साल असाइनमेंट मिला रशिया में, when DXN was starting in Russia. So 2 years I was there with the DXN in Russia. In 2015 I came back to India. So from 2015 to now I was heading India operation and marketing as a functional director. ओके सर, हम जानना चाहेंगे एज अ फंक्शनल डायरेक्टर क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं कंपनी में। और क्योंकि हमारे दर्शकों के लिए एक फंक्शनल डायरेक्टर एक न्यू टर्म है। एक आम इंसान के लिए मैं बात करूं तो हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें आप हैंडल करते हैं कंपनी के अंदर। एज अ फंक्शनल डायरेक्टर आई हैंडल ऑलमोस्ट एवरीथिंग, स्टार्टिंग विथ योर ऑपरेशंस, योर मार्केटिंग, योर लॉजिस्टिक्स, योर पॉलिसीज एंड एवरीथिंग हम हैंडल करते हैं। ओके, ओनली फिनेंस साइड इज नॉट हैंडल्ड बाय मी। फिनेंस का एक अलग टीम रहता है, दैट वन इज हैंडल्ड सेपरेटली। अदर देन दैट ऑल द ऑपरेशंस एंड मार्केटिंग आई हैंडल। सर ऑपरेशंस की बात करें तो ऑपरेशंस में सब कुछ आता है, प्रोडक्ट से लेके डिलीवरी से लेके आप नेटवर्क हैंडल करने तक। yes. तो हम जानना चाहेंगे DXN की जर्नी जब आप इंडिया में शुरू हुई, जैसे आपने बताया 2001 में आपने करा, और कंपनी ने कब शुरुआत करी इंडिया में? कंपनी ने शुरुआत किया था इन द ईयर 2000। इन 2000 इंडिया में 2000 टू 2024 आप ये जो जर्नी रही है, कैसे उस टाइम पर कंपनी कहाँ थी और आज जो हम देखते हैं सब जानते हैं। तो इस बीच में मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ऐसे स्टेप्स कंपनी ने लिए या क्या चीज़ें हुई जिस वजह से और लोग में ट्रस्ट बिल्डअप हुआ? 2000 में जब शुरू हुआ था DXN का मेन स्ट्रेंथ था प्रोडक्ट।
वी केम विथ द गैनोडर्मा इस हमारा एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है, वहाँ से ही हमारा जर्नी शुरू हुआ था। ये प्रोडक्ट इंडिया के लिए तब नया था। सो मेनी डॉक्टर्स देन ऑल एसोसिएट जो हमारा पास एसोसिएट्स थे, वो क्रीम लीडरशिप हमें मिला, प्रोफेसर वसुपाल से लेकर द क्रीम लीडरशिप वहाँ से शुरू हुआ था। देन फ्रॉम देयर क्या हुआ, इंडिया का लीडरशिप इतना स्ट्रांग हो गया है, ये लीडरशिप स्प्रेड होने लगा। देन इट वेंट टू मिडिल ईस्ट, ये रूट से मिडिल ईस्ट में मार्केट ओपन हुआ। जो लीडरशिप हम प्रोफेसर का जो बोलते हैं इंडिया से ही हुआ था। आज अगर हम देखेंगे 50% ऑफ द एंटायर नेटवर्क इस अंडर इंडिया लीडरशिप का अंदर है। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है, इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। इंडिया एक बहुत बड़ा एक ब्रेकआउट था डीएक्सन के लिए। ऑफ कोर्स 9th कंट्री था व्हेन वी स्टार्टेड डीएक्सन इन इंडिया। डीएक्सन के लिए 9th कंट्री था। आज कितनी कंट्रीज में डीएक्सन? आज डीएक्सन अगर हम बात करेंगे, इट्स मोर देन 70 कंट्रीज में ओन ब्रांचेस है एंड 120 कंट्रीज में हमारा प्रोडक्ट का जो स्टॉकिस्ट एंड सुपर स्टॉकिस्ट है, एंड ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में प्रोडक्ट जाता है। क्या रूल्स जब आए डायरेक्ट सेलिंग के, उसके बाद तेजी से नेटवर्क बढ़ा, क्या रूल्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी ब्रांड को एक्सपैंड करने में? सी डीएक्सन का ग्रोथ का जो बुनियाद है, ग्रोथ का जो बेसिस है, वी कीप इट एवरीथिंग सिंपल। आवर फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन, उनका एक ही था, कीप इट सिंपल सो दैट इट कैन बी डुप्लीकेबल। ओके, जो सिंपल रखेंगे तो इजी डुप्लीकेट हो सकता है। तो इसीलिए कंपनी का जो पॉलिसीज बोलो, मार्केटिंग बोलो, एक बहुत सिंपल रहता है, एक साधारण रहता है, सो इट्स डुप्लीकेट वेरी फास्ट। इसीलिए अगर देखेंगे लाइक नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऑल स्मॉल कंट्रीज, इंडिया रूट से ही सब फैला हुआ है। ओके, एक सिंप्लिसिटी एक बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैक्टर था डीएक्सन में। सो ये डुप्लीकेशन होने में सिंप्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ सिंप्लिसिटी नॉट प्रोडक्ट वी हैव ए पावरफुल प्रोडक्ट, सिंप्लिसिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, सिंप्लिसिटी बिकॉज वी डोंट बिलीव अच्छा बड़ा शो होना चाहिए देन ओनली कंपनी कैन ग्रो। वो क्या होता है, देन इन्वेस्टमेंट का बात आ जाता है, ओनली फ्यू पीपल कैन डू, नेटवर्क उसे डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। इवन कंपनी कैन गो इन बिग इन्वेस्टमेंट इन बिग शोज और एवरीथिंग, बट वी वांट टू सेट एक एग्जांपल सेट करना चाहते हैं मार्केट को, लाइक हाउ डीएक्सन हैज ग्रोन ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें एक सबक मिल जाता है, एक सिंपल से ही इट हैज ग्रोन। सो उस सबक से नेटवर्क को भी एक सबक मिल जाता है। हम सिंपल रहेंगे, सही चीज सही टाइम में सिंपल वजह से करेंगे, सो ये डुप्लीकेट हो सकता है। दिस इज हाउ द बिजनेस इज बिल्ड फॉर अस एंड आल्सो फॉर द नेटवर्कर्स। इसमें सर एक चीज़ और जाननी चाहूँगी मैं कि कितने प्रोडक्ट से शुरू किया था, क्या प्रोडक्ट रेंज बढ़ाकर ही बिजनेस बढ़ता है? ये एक सवाल है मेरा। हाँ, प्रोडक्ट रेंज बढ़ाने में हाँ वो मदद मिलता है, बट दैट्स नॉट ओनली द क्राइटेरिया। अगर आप प्रोडक्ट रेंज बढ़ाते हो देन एवरीथिंग, यू टेक एनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज, अगर इवन 100 प्रोडक्ट है, 200 प्रोडक्ट है, बट ऑल 200 प्रोडक्ट उनको कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। इफ यू कैन सी ओनली 20 to 25 प्रोडक्ट्स मैक्सिमम यही कंट्रीब्यूट करता है फॉर देयर 80% ऑफ द सेल्स। इवन यू हैव 200 प्रोडक्ट्स, उसमें क्या मिलता है, लोगों को चॉइस मिल जाता है, लोगों को लगता है हमारा पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, बट जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट में मार्केट जो शुरुआत में पकड़ा हुआ है वो अभी भी रूल करता है। एग्जैक्टली सर, जो मैन्युफैक्चरिंग है, मैं जानना चाहूँगी आपकी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम कंपनी करती है, तो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेटअप है वो कहाँ पर है, इंडिया में है या बाहर है? सी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात करेंगे, वी बिलीव इन ए पॉलिसी ऑफ वन ड्रैगन कंपनी। वन ड्रैगन कंपनी हमारा मैन्युफैक्चरिंग का एक पॉलिसी है, एक स्ट्रैटेजी है। वन ड्रैगन कंपनी का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम कल्टिवेशन वो डीएक्सन खुद करता है। when we talk about Ganoderma, we cultivate our own Ganoderma mushroom. Then production, we have our manufacturing facility, we do our own production. Then our marketing distributors, वो हमारा खुद का है. So it's a one dragon company, everything done under one roof. So इसमें क्या होता है, we can control the quality differ नहीं हो जाता है because we produce everything. Right. So सेम कंसिस्टेंट क्वालिटी हम लोगों को दे पाएंगे. एंड सेकेंड थिंग, प्राइसिंग उतना फ्लक्चुएट नहीं होगा बिकॉज मैं पूरा थर्ड पार्टी का ऊपर डिपेंडेंट रहूंगा. सो व्हाट एवर दे चेंज द प्राइस, देन आई एम बाउंड टू चेंज द प्राइस. वो एक रिस्क फैक्टर रहता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के लिए. जैसे कि आपने बताया, आपने बहुत सारी कंट्रीज में काम किया है अंडर द सेम कंपनी बट डिफरेंट कंट्रीज. तो हम ये जानना चाहेंगे अलग अलग कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग में कितना डिफरेंस है. इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग इन्वॉल्व हैं और जो बाहर देशों में क्या फ़र्क है? क्या बाहर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा हैं, लोगों में ट्रस्ट ज़्यादा है? इट डिपेंड्स ऑन कितना साल वो डायरेक्ट सेलिंग वो कंट्री का अंदर है, ये डिटरमिन करता है वो कैसा बिहेव करता है मार्केट का साथ.
अगर नया नया कंपनी कोई कंट्री में चला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग से, फॉर एग्जांपल यानी न्यू कंट्री को इंट्रोड्यूस हो जाता है, वहाँ पे एक हाइप क्रिएट हो जाता है, एक हाइप क्रिएट होता है, देन पीपल उसका एक नाजायज़ फ़ायदा भी ले लेते हैं। ओके, वे नया से नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक स्कीम है, इसमें पैसा डालेंगे, लोग जुड़ेंगे, आता है, सो एक डिस्ट्रीब्यूशन से मोड़ कर एक इन्वेस्टमेंट की तरफ चला जाता है। सो ये क्या होता है, देन फेसेस इसका अंदर आ जाता है, एक करेक्शन फेस होगा, देन रेगुलेशन फेस होगा, रेगुलेशन फेस का बाद में एक कंसोलिडेशन फेस आता है, कंसोलिडेशन फेस का बाद देन एक्चुअल ग्रोथ हम देख सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि अभी रूल्स आ गए, हाँ। अभी हम गवर्नमेंट भी सीरियस ले रही है इंडस्ट्री को, तो क्या अभी और चांसेस हैं कि डायरेक्ट सेलिंग अच्छे से फैलेगी इस कंट्री में? सी इंडिया, इफ यू टॉक अबाउट इंडिया, अभी हम आई कैन से ये 5 से 10 साल का बाद मैसिव ग्रोथ डायरेक्ट सेलिंग को होने वाला है। बिकॉज जैसे मैंने बोला था फेसेस, इंडिया में जब 2000 लास्ट 1990s में जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरू हुआ था, वो एक इंट्रोडक्शन फेज था। जब वो इंट्रोडक्शन फेज था, देन पीपल उसका ऊपर डाउट कर रहे थे, ये चलेगा या नहीं चलेगा। वो फेज से भी ये नेटवर्क, ये हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री गुजरा था। ये गुजरने के बाद देन लॉट ऑफ एक शॉर्ट स्पैन ऑफ बिग ग्रोथ आया था। वहां पे क्या हुआ था, लॉट ऑफ एथिकल अनएथिकल कंपनीज भी ये सिस्टम का फायदा उठाने लगे। देन क्या हुआ, लोग इसका ऊपर शक करने लगे, वी कॉल इट ए स्केप्टिकल फेस, एक डाउटफुल फेस। ये जो सिस्टम है सही सिस्टम है या गलत सिस्टम है, बिकॉज इसमें कुछ कंपनी अच्छे कंपनीज आ गए, कुछ कंपनी गलत कंपनीज भी आ गए। देन क्या हुआ, देन इट केम्स अ रेगुलेशन फेस, एक इंपॉर्टेंट फेस है जहां पे गवर्नमेंट का नजर पड़ता है ये इंडस्ट्री का ऊपर, यानी कि इतना हलचल क्यों हो रहा है। ओके, सो देन गवर्नमेंट क्या करता है, इसका ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आता है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन एंड ऑल्सो द कंज्यूमर। जैसा इंडिया में भी हुआ था इन 2021-22 में हुआ था, 21 में हुआ था। ओके, देन उसका बाद अभी क्या होगा, कंसोलिडेशन होगा। ये जब रूल्स एंड रेगुलेशन और इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होगा, ये नेगेटिव कंपनीज, जो स्कैम कंपनीज और कंपनीज दूसरे नीयत से आए थे इंडस्ट्री का अंदर, ये सब धीरे धीरे कंट्रोल करना शुरू होंगे। ओके, देन इसका बाद शुरू होगा एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग का खेल। तो अभी हमें एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग देखना बाकी है अभी कंसोलिडेशन फेज में। ये बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। इंडिया का जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो फेज आएगा ना, व्हाट वी टॉक अबाउट अमेरिका, इट्स नंबर 1, जहां हम इतने, बट यू सी अमेरिका में पॉपुलेशन कितना है और इंडिया में पॉपुलेशन कितना है। ये इंडस्ट्री बना हुआ है लोगों के लिए, वेयर द पॉपुलेशन इज मोर, इट्स बाउंड टू ग्रो। सर 23 साल का आपको अनुभव है एक कंपनी के साथ, तो क्या एडवाइस आप देंगे जो इंडिया में कंपनीज रन हो रही हैं डायरेक्ट सेलिंग में, क्या एडवाइस देंगे, किस तरीके से उन्हें आगे लेके चलना चाहिए, कैसे उनको अपना बिजनेस ग्रो करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर एज वेल एज डायरेक्ट सेलर्स? See, as a direct selling entity, क्या ख्याल रखना चाहिए for the companies? For my past 23 years, lot of factors है। इसमें मेन 2 फैक्टर के बारे में मैं बात करूंगा। वन इज एथिकल प्रैक्टिस, ये बेसिस होना चाहिए फॉर एनी बिजनेस। फॉर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, मैं आज प्रोडक्ट को ऐड भी कर सकता हूँ, रिमूव भी कर सकता हूँ, मेरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज कर सकता हूँ, मेरा ऑफिस को मैं रेनोवेट कर सकता हूँ, नया जगह में ले जा सकता हूँ, बट मेरा जो प्रैक्टिस है, एथिकल प्रैक्टिस है, उसे मैं चेंज नहीं करना चाहिए। इफ आई चेंज माई एथिकल प्रैक्टिस, बिकॉज लोग ये एथिकल प्रैक्टिस के भरोसे में एक कंपनी का साथ जुड़ते हैं, बट वो कंपनी थोड़ा बड़ा होने का बाद जब ये एथिकल प्रैक्टिस को चेंज कर लेते हैं, ये ऐसा होगा हम पहले वाले को चीट करने लगे। सो इसलिए एथिकल प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी से फॉर एग्जांपल कंपनी लाइक DXN अगर हम देखेंगे, इतना बड़ा हो गया, पीपल सोचते हैं बिकॉज ऑफ द प्लान एंड बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट, बट मैं देखता हूँ ये कंपनी इतना बड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ इस एथिकल प्रैक्टिस, जो इसका फाउंडर डॉक्टर लिम ने बोला था, वन प्रैक्टिस दिस कंपनी फॉलो इज नॉन डिफरेंशिएशन। यू डोंट डिफरेंशिएट। ये नॉन डिफरेंशिएशन का बेसिस में ही हमारा मार्केटिंग प्लान है, हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, एवरीथिंग बना हुआ है। सो वी शुड नॉट डिफरेंशिएट एनीबडी, इट शुड गिव ए प्रॉपर सेम प्लेटफॉर्म फॉर एवरीबडी टू एंजॉय द बेनिफिट, और एक फेयरनेस और एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एथिकल पॉलिसीज। एंड सेकेंड थिंग इज द कंपनी शुड बी फिनेंशियली स्ट्रांग। राइट, अगर ये स्ट्रांग नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में कैसा होता है पता है,
ये ऑलवेज ऊपर नहीं जाता है, समटाइम्स इसमें चैलेंजेस आ जाता है। इंडिया में मैंने उतना नहीं देखा, बट इफ यू से कैन सी इन नेपाल, इन बांग्लादेश, गवर्नमेंट इसका ऊपर बहुत एलर्जिक रहते हैं, यू नो। सडनली क्या करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को बंद करो। नेपाल में ऐसा हुआ था, when people started the company, people joined network marketing, उन्होंने बिजनेस छोड़ दिया, काम छोड़ दिया और इंडस्ट्री की सहारा में आ गए। सो एक दिन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने मेड द पॉलिसी नेटवर्क मार्केटिंग ये कंट्री में नहीं चलेगा। सो इन 2008 आई थिंक इन नेपाल में नेटवर्क मार्केटिंग बैन हो गया। सो मेनी कंपनीज वहाँ पे जो काम कर रहे थे, मेनी कंपनीज दे रैप अप एंड दे केम बैक टू देयर ओन प्लेटफॉर्म। क्यों किए थे? बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज द प्रॉफिट व्हाट दे हैव मेड फॉर दिस ईयर्स, इसलिए कंपनी ने बंद कर। बट कुछ कंपनीज है दे स्टूड देयर, बिकॉज इसलिए वहां पे ठहरे थे, बिकॉज इनके भरोसे में हजारों डिस्ट्रीब्यूटर आ गए। अभी गवर्नमेंट में पॉलिसी चेंज कर लिया, ये दोस्तों डिस्ट्रीब्यूटर को हम नहीं दे सकते हैं, बट कंपनी को अभी स्टैंड लेना है, वॉट एवर द पॉलिसी, ये बिजनेस यहाँ पे चलेगा, ये प्रोडक्ट यहाँ पे रखेगा। So this is how DXN we handled that market. हम गवर्नमेंट से पूछा what you want. They told अभी नेटवर्क नहीं चला। देन बताओ ये प्रोडक्ट मुझे चलाना है, कैसा चलाना है? They told ट्रेडिशनल में चलाओ। देन वी ट्रेडिशनल में चल रहे थे, डिस्ट्रीब्यूटर को हम ट्रेडिशनल कमीशन दे रहे थे। वी चेंज एंटायर थिंग। एक ही फैक्टर था, वी वांट टू प्रोटेक्ट आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स। उनका फ्यूचर को, डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोटेक्ट करना, बिकॉज वी नो टुडे और टुमारो ए नेटवर्क मार्केटिंग लॉ यहाँ पे पास होगा। सो वी वेटेड पेशियंटली फ्रॉम 2008 to 2020, ऑलमोस्ट 12 ईयर्स हुआ। आज नेपाल में नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ आ गया है, कैबिनेट ने पास कर दिया है, नाउ इट इज लीगल। सो कंपनी स्टूड देयर। ये स्टूड करने के लिए कंपनी का पास फिनेंस होना चाहिए। बस लोग सोचते हैं थोड़ा पैसा है, थोड़ा आइडिया है, प्रोडक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर दो। ये ऐसा नहीं होता है, यू नो। शुरुआत में इट्स इजी, बट व्हेन यू फेस चैलेंजेस, ये चैलेंजेस को बैकअप देना, यहाँ पे इन्वेस्ट करना और लगे रहना कंट्री का साथ, ये बहुत टफ है। फॉर दैट वन, ये दो प्रैक्टिस इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर एनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी टू फ्लोरिश। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्ट सेलर्स, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे किसी भी ब्रांड को चूज कर? क्योंकि हम यहाँ पर किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट DXN बिकॉज 30 इयर्स इज अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आप टिक रहे हैं तो आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छी चीजें करी है, तभी वो टिक पाए हैं। लोगों में ट्रस्ट बिल्डअप हुआ है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या डायरेक्ट सेलर्स को देखना चाहिए एक कंपनी में, चूजिंग अ कंपनी एंड स्टेइंग इन द कंपनी? क्योंकि आजकल जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है, वो एक डायरेक्ट सेलर एक कंपनी में जाता है, वो सेटिस्फाइड नहीं होता, वो फिर 6 महीने साल बाद फिर चेंज कर देता है। तो क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे एक डायरेक्ट सेलर को? सी, ये डायरेक्ट सेलर्स है ना, डायरेक्ट सेलर्स का बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है ये इंडस्ट्री को स्ट्रेंथन करने में। और सर मैं इसमें ऐड ऑन एक चीज और करना चाहूंगी। मैं जानना चाहूंगी इंडियन डायरेक्ट सेलर्स जो हैं, क्या वो जैसे बिहेव करते हैं ऐसे ही इंटरनेशनली भी है, सेम मेंटालिटी है? क्योंकि हैं तो इंसान ही तो क्या सेम बिहेवियर प्रॉब्लम है बाहर भी, या यहाँ पर कुछ अलग है? सिंस एज यू टोल्ड आंसर आपने बोल दिया, सिंस इंसान ही है, सो ये प्रॉब्लम जहां हम इंडिया में फेस कर रहे हैं, सेम प्रॉब्लम लगभग डिफरेंट प्रोपोर्शन में डिफरेंट कंट्रीज में भी है। यहाँ पे देखो, ये इंडस्ट्री में है ना, इसमें बहुत बेनिफिशियरी कौन है? बिकॉज कंपनी जो आ रहा है, मैनेजमेंट जो आएगा, रहेगा, चला जाएगा। फाउंडर्स भी आएंगे, रहेंगे और चला जाएंगे। सप्लायर्स आएंगे, रहेंगे, चला जाएंगे। बट यहाँ पे जो जनरेशन टू जनरेशन फायदा मिलने वाला है, वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिलने वाला है। सही है ना? सो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ये इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने में। वो दे ऑल्सो शुड बी एथिकली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट दिस इंडस्ट्री। सो इसीलिए मेरा एडवाइस है, नंबर 1 इज, ये जो इंडस्ट्री है, इट इज द गेम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन का इंडस्ट्री है, सो इसे डिस्ट्रीब्यूशन ही रहना चाहिए। डोंट चेंज इसका जो स्ट्रैटेजी है और गेम प्लान है ये नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का, इसे एक इन्वेस्टमेंट की तरफ मत लेकर जाओ। डोंट शो टू द पीपल आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, 2 महीने में डबल होगा, ट्रिपल होगा, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। ये नंबर 1। और नंबर 2 इज, दे शुड बी रूल अबाइडिंग एक सिटीजन होना चाहिए। जो कंपनीज का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे अबाइड करो। एंड सेकेंड थिंग, जो कंट्रीज का जो डायरेक्ट सेलिंग का अभी हमें कंज्यूमर का जो लॉ मिला है, उसका जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसे जानो। अगर मैं नहीं जानता हूँ, इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, बिकॉज यू आर इन दिस इंडस्ट्री। व्हेन यू आर इन दिस इंडस्ट्री, यू शुड नो
ये इंडस्ट्री का नॉर्म्स क्या है, ये इंडस्ट्री के बारे में गवर्नमेंट क्या बोलता है, क्या करने के लिए बोल रहा है, क्या नहीं करने के लिए बोल रहा है, ये जानना हर एक डायरेक्ट सेलर का इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. और नंबर थर्ड इज एंड दे शुड प्रोवाइड वैल्यू टू द पीपल. इट इज नॉट मैंने प्रोडक्ट बेचा और मेंबर बना दिया उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है. बिकॉज वी आर विद पीपल. इमोशन से इमोशन कनेक्ट होता है. Right. जब एक डिस्ट्रीब्यूटर मेरे से ज्वाइन करता है, वो कंपनी के बारे में वो नहीं जानता, फाउंडर के बारे में नहीं जानता, कंपनी का स्ट्रेंथ नहीं जानता, वो एक ही भरोसे में जानता है मेरा अपलाइन है. Right. वो मेरा सहारा रहेगा. सो मेरा फ्यूचर के लिए कुछ करेगा, मुझे गाइड करेगा. वो डिस्ट्रीब्यूटर भी आपसे पैसा नहीं चाहते. व्हाट दे वांट इज ए प्रॉपर एथिकल गाइडेंस. Right. उनको वैल्यू प्रोवाइड करो, उनको गाइड करो, ए प्रॉपर मेंटरशिप करो. इवन व्हेन यू सेल द प्रोडक्ट टू द कंज्यूमर, एजुकेट देम प्रॉपरली. प्रोडक्ट भेजा, रिलेशनशिप वहां से कट करके मत आओ. ये रिलेशनशिप रखो, सो आपका बिजनेस के लिए भी फायदा होगा और आपका एक एथिकल प्रैक्टिस आप कर सकेंगे यहाँ पे. एंड द लास्ट इज वी कॉल दिस द पंचशीला ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. Okay. Panchshila of direct selling is number 1, don't tell lies. Don't tell lies in the sense in direct selling में exaggerate मत करो. ये मुश्किल है बहुत. एग्जैगरेट direct मत selling करो. में तो सारे बहुत मुश्किल है ये exaggerate प्लान के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में एग्जैगरेट, आप एक एग्जैगरेट करके, एक हाइप क्रिएट करके आप इंफॉर्मेशन दे देते हैं. आपका जो सामने वाला डिस्ट्रीब्यूटर है वो एक रॉन्ग डिसीजन ले लेता है बिकॉज ऑफ योर इंफॉर्मेशन. Right. उसने सोचता है इतना इजी है या इतना पैसा आ सकता है, उसका करियर को छोड़कर यहाँ पे चला आता है. बट यहाँ पे जब चला आ जाता है, जब रियलिटी और उसका एक्सपेक्टेशन नहीं मिलता है, वहां पे डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो जाता है. Exactly. नेगेटिविटी फैला जाता है. दिस इज वन ऑफ द किलिंग फैक्टर. सो Exactly. इसीलिए एग्जैगरेशन नंबर 1, पांचशीला में पहला है एग्जैगरेशन. ये मत करो प्रोडक्ट के बारे में और प्लान के बारे में. एंड सेकेंड थिंग इज डोंट हार्म पीपल. डोंट हार्म पीपल नॉट फिजिकली, no, I mean mentally with your words and with your attitude. Because यहाँ पे इंडस्ट्री में, यहाँ पे एंट्री के लिए कोई बैरियर नहीं है. एजुकेटेड पीपल आते हैं, अनएजुकेटेड आते हैं, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ का पीपल आपका साथ मिलते हैं, आते हैं, बात करते हैं. बट वेर यूनियन डिफरेंट कॉर्पोरेट स्टाइल, जहाँ पे आपका बैठना मिलना आपका लेवल का पीपल का साथ हो जाता है. बट डायरेक्ट सेलिंग में ऐसा नहीं है. एवरीबडी इज इक्वल. Exactly. So when everybody is equal, आपका जो एटीट्यूड है, वो एटीट्यूड, आपका जो वर्ड्स है, it should not harm others. ये सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. You need to be humble. You need to be humble. Right. And third thing is, don't take what doesn't belongs to you. आपका नहीं है वो मत ले. ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज का अंदर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ये लाइन को छीन लेना, वो लाइन को ले लेना. ओके, प्रॉक्सी में अच्छा आपका मदर का नाम दे दो, मैं रख लूंगा. आपका वाइफ का नाम दे दो, मैं मेंबरशिप कर लूंगा. ये जो है ना, ये छीन कर बिजनेस करना ज्यादा दिन नहीं टिकेगा. आपका जो नहीं है, आपका नहीं है. ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है. यूनिवर्स इज ब्यूटीफुल. आपको देने के लिए बहुत कुछ है ये यूनिवर्स में. आपका हक में जो है वो आपको जरूर मिलेगा. सो इसीलिए किसी का हक को आप छीनो मत. डोंट टेक व्हाट डजंट बिलोंग टू. एंड फोर्थ थिंग इज डोंट डिस्टर्ब द हार्मनी. ये इंडस्ट्री का एक हार्मनी है. आपका हब जितने लोग देख रहे हो, आपका कंपनी का एक हार्मनी है. वो हार्मनी को डिस्टर्ब मत करो, ग्रुपिज्म मत करो. ओके, यहाँ से इनको अच्छा दिखाना, दूसरे को खराब दिखाना, ये कंपनी के बारे में अच्छा बोलना, वो कंपनी के बारे में खराब बोलना. वी हैव टू प्ले ऑन आवर स्ट्रेंथ. हर एक कंपनी का स्ट्रेंथ रहता है. Exactly. उसमें आप खेलो. दूसरा कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसमें ऑडिटिंग में मत जाओ. सो वहां से लोग लेकर आना, ये जो है, ये हार्मनी जो है, ये इकोसिस्टम को स्पॉइल मत करो. ओके. एंड फिफ्थ लास्ट वन इज डोंट इंटॉक्सिकेट. हम बोलते हैं इंटॉक्सिकेशन. इंटॉक्सिकेशन नेटवर्क मार्केटिंग में व्हेन यू रीच ए सर्टेन लेवल, यू नो. इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या है? इंटॉक्सिकेशन का मतलब क्या है? आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है, ये बिहेवियर से आप डिफरेंट बिहेव करेंगे, दैट मीन्स यू आर इंटॉक्सिकेटेड. कुछ ना कुछ आपको इंटॉक्सिकेट करता है. आपका नॉर्मल बिहेवियर से आपको डिफरेंटली बिहेव करने के लिए करने रखता है. लोग करते हैं आफ्टर यू गेट द सक्सेस. यू गेट द सक्सेस. यस, सक्सेस इज एन इंटॉक्सिकेशन. ये ऊपर जाने का बाद, जब बिकॉज मैं ऊपर जाने के लिए मेरे लिए बहुत लोग मदद किए थे. आई स्टेप द लेडर, स्टेप बाय स्टेप मैंने ऊपर आया था. लॉट ऑफ लोग मेरे जैसे सक्सेस नहीं हुए थे, बट उनके सहारे में आज मैं सक्सेस हुआ हूं.
बट वो सक्सेस आपके लिए नशा नहीं बनना चाहिए। राइट। आपका वो सक्सेस आपका डाउनलाइन है या टीम है या कंपनी है जो भी है, उनको नुकसान या उनको नीचे दिखाना नहीं चाहिए। वो इंटॉक्सिकेशन से बचकर रहना। अगर ये 5 चीजें हम बचकर रहेंगे, यू कैन बिकम ए ब्यूटीफुल डायरेक्ट सेलर, और ये हमारा इंडस्ट्री भी ब्यूटीफुल होगा, कंपनी भी ब्यूटीफुल होगा, एंड यू कैन मेक ए ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग इफ यू फॉलो दिस 5 पंचशीला। सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई, 5 पंचशीला। Yes. एंड आई एम श्योर ये चीज़ तो फॉलो करनी चाहिए हर डायरेक्ट सेलर को, और डायरेक्ट सेलिंग का रूप ही अलग हो जाएगा अगर सब फॉलो करने लग Yes. जाएं। क्योंकि ये हाइप क्रिएट करने वाली बात तो बहुत ही कॉमन हो गई है आजकल। हम देखें तो हर कोई अपनी गाड़ी प्रमोट कर रहा है, बड़े बड़े फंक्शंस, और वो रियल एसेंस जो है डायरेक्ट सेलिंग का वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है। Yeah. और जैसा आपने बोला, एजुकेशन से ही वो बाहर आएगा, एजुकेशन, और धीरे धीरे ये हो रहा है। एजुकेशन अगर आप बात करेंगे ना, ये इंडस्ट्री एक ही इंडस्ट्री है दुनिया में जो एजुकेशन आपको फ्री में देता है। यू टेल मी एनी इंडस्ट्री, यू टेल बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर, एनीथिंग, इफ यू वांट टू गो एक लेवल से ऊपर जाना है, आपको अलग कोर्स करना पड़ेगा, उसे फीस पे करना पड़ेगा, देन आपको एक ब्रेक लेना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री है, एजुकेशन इज लाइफ चेंजिंग इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग आपको देता है ये इंडस्ट्री। कंपनी आपको जो चार्ज करता है, लोग बोलते हैं नहीं कंपनी को मुझे कंपनी चार्ज करता है आपका खाने के लिए आप जो ठहरते हैं उसके लिए, आपका जो इवेंट का कॉस्ट है उसके लिए, बट ट्रेनिंग जो है, जो मूल ट्रेनिंग है वो फ्री है। इसके लिए कोई कंपनी मेरी नजर से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में चार्ज नहीं करता है। एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है हमारा इंडस्ट्री का। यू नो, यू गो टू कॉलेज, यू पे फीस एंड टेक एजुकेशन। उससे अच्छे एजुकेशन, लाइफ चेंजिंग प्रैक्टिकल एजुकेशन हमें ये इंडस्ट्री में मिलता है, बट लोग इससे दूर रहते हैं। दे थिंक ये एजुकेशन मुझे नहीं चाहिए, मैं खुद लीडर हूं, मैं खुद ये हो गया। ऐसा मत करो, एजुकेशन का साथ रहो, बिकॉज लाइफ इज चेंजिंग, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, पीपल आर चेंजिंग, इमोशन आर चेंजिंग। ये चेंज का साथ एजुकेशन आपका बैकअप होना ही होना है, और एजुकेशन का साथ बिजनेस को बिल्ड करो, इट विल बी ए सस्टेनेबल बिजनेस। सर एक चीज़ और, ये जो आप बोल रहे हो एजुकेशन वाली बात और सस्टेनेबिलिटी वाली बात, अगर हम बात करें जनरेशन, क्योंकि आपने 23 साल 2 decades आई कैन से, तो आपने काफ़ी कुछ देखा है। जो पहले जनरेशन थी वो फिर भी पेशेंटली काम करती थी। अब जो जनरेशन है सर, अब जो यंगस्टर्स हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में आ रहे हैं, उनको क्विक रिजल्ट्स चाहिए, एक कंपनी में नहीं मिलती है, दे जंप इनटू अनदर। तो ये चीज़ जो है ये मैंने काफ़ी देखा है। तो इसके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? उनको टिकना चाहिए क्यों, क्या रीज़न है कि टिकना चाहिए? सी, व्हेन वी टॉक अबाउट जनरेशन, direct selling industry, it's not for 1 year, 2 year or 5 year, it's a, we are talking about, इसका मूल एसेंस क्या है? इसका मूल एसेंस है फ्रीडम, इसका मूल एसेंस है पैसिव इनकम। राइट। ये कब आएगा? when you stay with one company। आप जंप करते रहेंगे ऐसा। वी सी द पिक्चर, यू नो, यहाँ पे मैंने पानी लेने के लिए कोशिश किया, पानी नहीं है, यार दूसरा जगह गया, दूसरा जगह, हम चलते ही रहेंगे, कहाँ भी पानी मिलने वाला नहीं है। ये एक जगह में है। हर एक कंपनी अच्छे कंपनी है, ओके। हर एक कंपनी का अंदर एक अच्छे वैल्यू रहता है। जो कंपनी में, वो कंपनी का साथ रहो, लगे रहो, ओके, एंड यू डू आपका, और सीखो, बिकॉज अभी जनरेशन चेंज हो रहा है। आई हैव सीन मेनी जनरेशन मेरा अंकी का सामने, लाइक ग्रैंडफादर ने शुरू किया और वो चल बसे, फिर फादर ने टेक ओवर किया सेम बिजनेस को, बिकॉज यहाँ पे तो मेंबरशिप ट्रांसफर होता है। जब फादर ने शुरू किया, वो रिटायर होने लगा, देन उसका ग्रैंडसन उसने ले लिया बिजनेस। व्हेन दे कम इनसाइड, उन्होंने क्या किया, यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, उनका बिजनेस को डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया। लोग पहले जाके बात करते थे, ये बंदा ने अभी क्या, नाउ द जनरेशन व्हाट इज कमिंग, वो सोशल मीडिया में चले गए, उनका बिजनेस जूम में शुरू होना हो गया, उन्होंने ऐप, खुद का ऐप बनाना शुरू कर दिए। सो ये जनरेशन टू जनरेशन चेंज होते ही रहता है। ये सही है, बट ये कीप ऑन जंपिंग बोट, एक बोट से दूसरा बोट, दूसरा बोट से दूसरा बोट, ये चलते ही रहेंगे। मे बी सम प्रॉफिट आपको मिल सकता है, ये कंपनी ने आपको खरीद लिया, उसने थोड़ा पैसा दे दिया, इसलिए आपने वाहन चला गए। ये एक अनएथिकल प्रैक्टिस है जो डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के लिए भी और डायरेक्ट सेलर के लिए भी, ये परमानेंटली ये एक स्पॉइल करता है इमेज को, एंड परमानेंटली सक्सेस भी नहीं देता है। सो एक कंपनी का साथ रहो और वो कंपनी का वैल्यू समझो। अगर वो कंपनी में आपका पास सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू आर द ओनर, यू क्रिएट इट। अगर सिस्टम भी नहीं है आपका कंपनी के पास, आप क्रिएट करो।
आपका कंपनी के लिए आप क्रिएट करो, देन यू कैन बिकम ह्यूज लीडर. बहुत बड़ा पोटेंशियल है आपका वो कंपनी में. सो डोंट अवॉइड जंपिंग बोट्स. एंड व्हाट इफ आई टॉक अबाउट इंटरनेशनल ब्रांड और डोमेस्टिक ब्रांड, अपने नेशनल ब्रांड्स जो हैं, तो क्या आप डिफरेंस देखते हैं? कितने चैलेंजेस एक इंटरनेशनल ब्रांड को, क्योंकि हमें लगता है कि अगर कोई इंटरनेशनल ब्रांड आता है लोग वैसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड है तो उसके मे बी उसका टर्नओवर ज़्यादा होगा, हम उससे एसोसिएट होते हैं. तो क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं, या जो लोग ऐसा सोचते हैं उनके लिए क्या एक क्लियर पिक्चर आप देते हैं? नहीं, ये मे बी एक 20 साल पहले ये स्टेटमेंट वाज परफेक्टली गुड टू दिस इंडस्ट्री. अभी बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन जो इंटरनेशनल ब्रांड, इंटरनेशनल जो प्रोडक्शन जो भी कंट्री में होता है उससे इक्वलेंट और बेहतरीन प्रोडक्ट इंडिया बना सकता है. क्या बात है, सही है ना? इंडिया के साथ क्या नहीं है. बिल्कुल सर. इंडिया से जाता है, वी आर एक्सपोर्टिंग टू एवरीवेयर. सो नाउ ये बात अभी ग्लोबलाइजेशन का पास एवरीथिंग मार्केट तो फ्री हो गया. So any brand you talk about, any product you talk about, the country can produce it. Country इसमें बहुत strong है. So इसीलिए इसमें क्या और एक फायदा भी है, प्राइस फैक्टर. When आप इंटरनेशनल ब्रांड लेकर आते हो, इट इज नॉट ओनली द प्रोडक्ट कॉस्ट, इट इज द ट्रांसपोर्टेशन लगता है, आपका कस्टम्स ड्यूटी लगता है, ये सारी चीज इन्फ्लेट करता है प्राइस को. बट वेरस आप नेशनल ब्रांड का साथ रहते हो, ये कंट्रोल में रहता है. ओके, सो इसमें बहुत बड़ा फर्क अभी नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रांड में भी पहले जैसा नहीं है, आपका कस्टम्स ड्यूटी बहुत स्ट्रांग था, अभी वो भी मिनिमाइज हो चुका है. सो नाउ एक इक्वल लेवल आ चुका है, वेदर यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल ब्रांड और लोकल ब्रांड, ऑल आर प्लेइंग गुड. सर अगर हम बात करें किसी इंटरनेशनल ब्रांड की, कि जो मार्केट में वहाँ पर इंटरनेशनली प्रोडक्ट होता है, वो जब नेशनल मार्केट में जैसे इंडिया में आया तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है. आई सी वी कैन नॉट, इसे हम क्वालिटी का साथ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बिकॉज जब हर एक कंट्री में उसका खुद का एक रॉ मटेरियल रहता है, उसका क्लाइमेट रहता है और उसका कंडीशंस डिफरेंट रहता है, एनवायरनमेंट डिफरेंट रहता है. इसका मतलब ये नहीं है वहाँ का इंग्रेडिएंट सुपीरियर है, यहाँ का इंग्रेडिएंट इन्फीरियर है. राइट. से फॉर एग्जांपल इफ यू टेक ऑनियन इन अमेरिका का ऑनियन और इंडिया का ऑनियन है, उसमें जो इंग्रेडिएंट है वो रहेगा, बट उसका टेस्ट डिफरेंट रहेगा, यहाँ का टेस्ट डिफरेंट रहेगा. राइट. सो पीपल क्या होता है ना, पीपल यूज्ड विद द टेस्ट, वो प्रोडक्ट का टेस्ट उनको यूज हो जाता है, उनका फील यूज टू हो जाते हैं. जब यहाँ पे आने के बाद यहाँ का इंग्रेडिएंट का साथ वो प्रोडक्शन शुरू करते हैं, उसमें उनको वो फ़र्क दिखता है. बट आई कैन से ये क्वालिटी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा. दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ आपका फील और स्मेल, ये टेस्ट इसका हो सकता है. बट इसमें कभी भी वो फॉर्मूला मोस्टली कंपनी चेंज नहीं करता. क्वालिटी स्टैंडर्ड सेम रहता है और फॉर्मूला सेम रखता है, ओनली बिकॉज ऑफ इंग्रेडिएंट, ओनली बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कोई फ़र्क आ सकता है. तो क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लिए, जो अब कंपनीज आ भी रही हैं मार्केट में नई, और आप अपनी कंपनी के बारे में भी बता सकते हैं कि जो आपने एक्सपीरियंस किया है, कैसे आपने स्ट्रैटेजीज चेंज करी. अब जिस स्ट्रैटेजी से शुरू करी होगी कंपनी, आई एम श्योर कि अब थोड़ा सा चेंज आया होगा, तो क्या होना चाहिए एक कंपनी की स्ट्रैटेजी? सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, व्हेन वी टॉक अबाउट जो भी कंपनी नया आता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एक ही होना चाहिए, कीप डिस्ट्रीब्यूशन इज योर प्राइमरी स्ट्रैटेजी. ये इंडस्ट्री किसके लिए शुरू हुआ था? डायरेक्ट सेलर इज अनदर मीडियम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री का एक मोड है, एक वे है डायरेक्ट सेलिंग. सो दिस इज नथिंग बट ए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. सो ये डिस्ट्रीब्यूशन को आप सही रखो. जो भी स्ट्रैटेजी कंपनी बनाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन से हटकर नहीं जाना चाहिए. इट शुड नॉट सीम लाइक यहाँ पे आप पैसा डालो और कुछ मत करो और हर महीना आप पैसा लेकर रहो. तो ये क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ फोकस नहीं है. यहाँ पे पैसा बनाना या इन्वेस्टमेंट करना और लोगों को लेकर आओ, इसकी तरफ चला गया है. तो डिस्ट्रीब्यूशन का नाम ही नहीं है वहाँ पे. सो इंडस्ट्री जिसके लिए जन्म हुआ था वो वहाँ पे नहीं हो रहा है. तो इसीलिए व्हेनेवर यू डू एंड व्हेनेवर वी हैव अ स्ट्रैटेजी, यही होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन को स्ट्रेंथन करने का. सी एक एग्जांपल मैं देता हूँ. व्हेन वी टॉक अबाउट DXN में नंबर 1 कंट्री है पेरू. पेरू में अगर हम देखेंगे 3 करोड़ का पॉपुलेशन है. 3 करोड़ का पॉपुलेशन इंडिया से दे आर डूइंग ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ द सेल्स. ओके, वहाँ पे क्या कर रहे हैं लोग? वहाँ पे द सिंगल स्ट्रैटेजी व्हाट दे फॉलो इज इंडिविजुअल का प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे.
एक डिस्ट्रीब्यूटर को सही डिस्ट्रीब्यूटर बना रहे, एक डिस्ट्रीब्यूटर को सिर्फ कंज्यूमर नहीं रहने के लिए बोल रहे। कभी कभी कंपनी क्या करता है ना, आप आओ सिर्फ प्रोडक्ट खाओ, 2 लोग को लेके आओ, उनको प्रोडक्ट खाने के लिए बोलो, और ये क्या होगा, कंज्यूमर नेटवर्क बन गया। सो आप इंडस्ट्री में कंज्यूमर सिर्फ कंज्यूमर बनने के लिए नहीं आए, यहाँ पे आए थे डायरेक्ट सेलर बनने के लिए, यहाँ पे आए थे डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। सो जब डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए आए थे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर का भूमिका प्ले करना चाहिए। ओनली कंज्यूमर रखकर कंज्यूमर को रिक्रूट करना, ये कंज्यूमर नेटवर्क नहीं बनना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनना चाहिए। देन ओनली यू कैन सी द वॉल्यूम, ये स्केल अप वहां पे आप देख सकते हो, और हर एक बंदा एक डिसेंटली एक अच्छा कमीशन कमा सकता है, एंड एक प्रोफेशनली ये बिजनेस को आगे ले जा सकता है। सो DXN का स्ट्रैटेजी भी यही है, वी वांट पीपल टू बी अ रियल डिस्ट्रीब्यूटर एंड रियल नेटवर्कर। इससे हटकर no, we don't want to do any gimmicks and we don't want to do any magic show लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सिंपल है भाई, हम प्रोडक्ट बनाते हैं, हम प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सारी स्ट्रैटेजी इसका अंदर ही रहता है हमारा। ओके सर, एसोसिएशंस की अगर बात करें इंडिया के अंदर, तो आप क्या मानते हैं कितना इम्पोर्टेंट रोल एसोसिएशंस प्ले करती हैं? सी एसोसिएशन डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इन दिस इंडस्ट्री। ओके, whenever we face any challenges with the government, और because government जो है ना, गवर्नमेंट का पॉलिसी कैसा बनता है, गवर्नमेंट के लिए भी ये इंडस्ट्री नया है। मैं जितना ये इंडस्ट्री को जानता हूँ, गवर्नमेंट का IAS ऑफिसर ये इंडस्ट्री को इतना नहीं पहचान, बिकॉज उनको ये इंडस्ट्री का साथ वो रिलेशनशिप नहीं था। सडनली वी गो ऑन एज देम, सर एक पॉलिसी बना के दे, वो कहाँ से बना के देंगे भाई, इंडस्ट्री के बारे में समझने के लिए उनको टाइम लगेगा। सो ये जगह में गवर्नमेंट को एड करना, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, और सही नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग करके बारे में बताना, ये हमारा एसोसिएशन एक रोल, अच्छा रोल प्ले कर सकता है। And association, when we talk about association, I also believe association एक होना चाहिए। Okay, as we say, one industry, one association. इसका so क्या होगा? So हमारा जो representation to the government strong बन जाएगा, बिल्कुल unified बन जाएगा, हर बंदा एक ही लैंग्वेज बात करेगा। Otherwise एक अथॉरिटी को मैं एक एडवाइस देता हूँ और दूसरा एक एडवाइस देगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, तुम्हारा इंडस्ट्री का अंदर ही कुछ गड़बड़ है ना, ये और खराब कर सकता है नाम को। सो इसीलिए एक एडवाइजरी कमिटी है जो हमारा एसोसिएशन, वो रिप्रेजेंट करना चाहिए यूनिफाइडली। तो सिंगल एंड सेकेंड थिंग इज, अगर ये बनकर सोचेंगे, अच्छे अच्छे पॉलिसी ले आ सकते हैं हम मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड थर्ड थिंग इज, इन एनी इमरजेंसी सिचुएशन सब मिलकर रहेंगे, वो स्ट्रेंथ बहुत बड़ा स्ट्रेंथ रहता है। यूनिटी इंटरनेशनली मैं जानना चाहूंगी कि आपने बहुत सारी कंट्रीज में बिजनेस को डेवलप किया है, तो इंटरनेशनली क्या सिनेरियो है, क्या वहाँ पर भी एक ही एसोसिएशन है या 2-3? इट डिपेंड्स। मैंने कुछ कंट्रीज देखा वहाँ पे सिंगल एसोसिएशन चलता है, ओके, एंड एसोसिएशन वेरी स्ट्रांग है। जो भी आता है वहाँ पे मेंबरशिप लेने के लिए भी स्ट्रिंजेंट क्वालिटी रहता है, सारी कंपनी को एडमिट नहीं करते हैं, वो प्रॉपर ऑडिटिंग करने का बाद ही वो कंपनी को लेते हैं, सो दैट बिकॉज दैट इंडस्ट्री, दैट एसोसिएशन रिप्रेजेंट द इंडस्ट्री टू द गवर्नमेंट, उनका भी रेपुटेशन अच्छा होना चाहिए। एंड कब कुछ कंट्रीज में मैंने देखा ये एसोसिएशन एक पैसा बनने का तरीका भी बन जाता है, आप एसोसिएशन बनो, जो कंपनी को अच्छे एसोसिएशन में जगह नहीं मिला, ये एसोसिएशन को आप मेंबरशिप दे दो। तो ये क्या होता है, ऐसे दूसरे ये ऐसे भी मैंने देखा कुछ कंट्रीज में ऐसा भी हो रहा है। ऑथेंटिक रहने के लिए ऑथेंटिक, हाँ, जरूरी है। सो आप सिंगल फोकसली हम प्लान करेंगे कि क्या गवर्नमेंट को अभी और स्ट्रिंजेंट रूल्स लाने चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए। शायद अभी भी कुछ मनी सर्कुलेशन कंपनीज, फ्रॉड कंपनीज अभी भी आ रही हैं, लोग भटक रहे हैं। सी देखो, अभी गवर्नमेंट का नज़र डायरेक्ट सेलिंग का ऊपर है। दे फॉर द पास्ट 2020-21 में जो हमारा जो डायरेक्ट सेलिंग रूल्स आया था, दैट इज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स। वो डायरेक्टली उनका फोकस था कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना, ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था वो, ओके। सो वहां पे दे हैव क्लियरली टोल्ड डायरेक्ट सेलर को कैसा बिहेव करना है और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को कैसा बिहेव करना है। जैसा कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ आया था, सो गवर्नमेंट शुड कम अप, डायरेक्ट सेलर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ होना चाहिए, और डायरेक्ट सेलिंग गुड कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ होना चाहिए। देन ओनली ये चेन, ये जो फॉर्मेशन है ये कंप्लीट होगा। बिकॉज अभी 1 पॉइंट कंप्लीट है, कंज्यूमर को हम प्रोटेक्ट कर दिया, ओके, और ये 2 पार्टी बाकी है, डायरेक्ट सेलर बाकी है और डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी बाकी है। ये दोनों को भी वी हैव टू बंधना चाहिए एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन में,
दिस इज व्हाट गवर्नमेंट डिफाइन एंड रिकॉग्नाइज एज ए गुड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी. अगर आप डायरेक्ट सेलर हो, दिस इज शुड बी योर कैरेक्टर, दिस इज शुड योर डूज एंड दिस शुड बी योर डोंट्स. एंड कंज्यूमर है, उनके लिए भी ऑलरेडी हमारा पास है जो डायरेक्ट सेलिंग और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कैसा बिहेव करना चाहिए. ये हो जाएगा. देन मैंने बोला था ना आपको, वो जो करेक्शन एंड स्केप्टिकल फेस एंड ऑल, अब रेगुलेशन फेस कंसोलिडेशन होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में ऑलरेडी इसका ऊपर नजर डाल दिया है. आई थिंक सेवरल बॉडीज आर वर्किंग ऑन दैट वन. स्लोली वी कैन सी इसमें चेंजेस आएंगे और एडिशनल रेगुलेशंस आएंगे और क्राइटेरिया आएंगे. सो फ्यूचर आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक. ये बहुत एक प्रोटेक्टेड इंडस्ट्री रहेगा. यही सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या फ्यूचर डायरेक्ट सेलिंग का आप देखते हैं इंडिया में, क्या और एक्सप्लोर, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है इस कंट्री में. तो डायरेक्ट सेलिंग में तो और ज़्यादा है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पीपल्स बिजनेस है. तो क्या फ्यूचर आप देखते हैं, और इस तरीके का कोई एग्जांपल इंटरनेशनल मार्केट में है, जैसे इंडिया ग्रो कर रही है, क्या आप ऐसा कुछ रिलेट करते हुए एग्जांपल देना चाहेंगे? As I told you, इंडिया जो फेसेस जो गुजर कर आया है वो क्या अभी रेगुलेशन में कंसोलिडेशन में आ गया है. अभी जो फ्यूचर है इट्स अ ब्राइट फ्यूचर है. ओके, बिकॉज और अच्छे अच्छे कंपनीज आएंगे, एथिकल कंपनीज आएंगे. यहाँ पे हमें प्ले करने के लिए बहुत जगह है. ऐसा नहीं है हमें सैचुरेशन लेवल में चले गए, हमें स्क्रैच भी नहीं किया है अभी. ओके, बिकॉज पॉपुलेशन इतना ज्यादा है. यू सी द टर्नओवर ऑफ यूएस एंड टर्नओवर ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. वी हैव नॉट रीच्ड इवन 5-6% ऑफ द टर्नओवर. बट वेयर इज द पॉपुलेशन, हम कहाँ है, कितने गुण ज्यादा है उनसे. सो इसका जो अपॉर्चुनिटी है ये बहुत बहुत बड़ा है. सो फ्यूचर जो है ये इंडस्ट्री और स्ट्रांग होने वाला है. सो गुड न्यूज़ फॉर द डायरेक्ट सेलर्स एंड गुड न्यूज़ फॉर डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज ऑल्सो. सो हमारा फ्यूचर बहुत बड़ा है. एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी अभी आ गया है सुरक्षित करने के लिए. ये प्रोटेक्टेड एक वेल प्रोफेशनल इंडस्ट्री बनने वाला है इन फ्यूचर. दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन अदर कंट्रीज ऑल्सो. इन अदर कंट्रीज ऑल्सो ऐसे ही हो रहा था. ये सारी फेसेस का बाद नाउ व्हेन थिंग्स आर गेटिंग कंसोलिडेटेड, पीपल को एक भरोसा आने लगेगा, हाँ ये एक प्रोफेशनल है. लाइक मेडिकल प्रोफेशनल है, बैंकिंग प्रोफेशनल है, नेट इंश्योरेंस प्रोफेशनल है, ये नेटवर्क मार्केटिंग भी एक प्रोफेशन है. ओके, सो देन पीपल विल कम इनटू दिस वन, बिकॉज इसमें तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी है. यू कैन डू पार्ट टाइम, फुल टाइम, एनी टाइम. Okay, so people will start engaging in this industry more and more in times to come, because अभी सोशल मीडिया का ज़माना है. ये एजुकेशन बहुत तेज़ी से फैलता है. अभी आप देखेंगे इंटरनेट में 90% ऑफ लोग सर्च करते हैं एडिशनल इनकम कैसे बनाएं. सही ना. सो एक छोटा सा बिजनेस में कैसे शुरू करूं, बिकॉज लोगों को खर्चा बढ़ता है. पीपल वांट टू हैव ए वे आउट. ओके, सो इसके लिए दे वांट ए अल्टरनेटिव सोर्स. और ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, कभी भी आप कहीं भी कर लीजिए. यू टेल मी कौन सा इंडस्ट्री एक अल्टरनेटिव सोर्स देता है विद ऑल दिस फ्लेक्सिबिलिटी, विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट टाइम कमिटमेंट, विदाउट रिस्क. यू टेल मी वन इंडस्ट्री. ओनली थिंग इज the genuinity of the companies, that has to be taken care. वो आने वाले दिन में ऑटोमेटिकली होना शुरू होगा. then you see many people will be engaging in this industry. सर हम सोशल एक्सेप्टेंस की अगर बात करें, जैसे इंडिया में मीम्स भी बनते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं लोग, बहुत कम लोग सीरियसली इसको फॉलो करते हैं इंडस्ट्री में अगर कोई घुसता है. तो क्या इंटरनेशनल मार्केट में भी और कंट्रीज में भी ऐसा ही है कि इस काम को? नहीं, मैंने दूसरे कंट्रीज में से फॉर एग्जांपल व्हेन वी टॉक अबाउट ब्राज़ील और मेक्सिको, ऐसे कंट्रीज में यू गो टू एनी हाउस होल्ड, पीपल नो अबाउट डायरेक्ट सेलिंग. उसका डूज क्या है, वो कंपनी क्या करता है. अभी यहाँ पे लोग लेके आओ, उनका नीचे 2 लोग लेके आओ, ये जो ऊपर से लोग देखकर एक ओपिनियन बना लेते हैं, ये ओपिनियन वहाँ पे नहीं है. ये ओपिनियन था, बट बाई टाइम इट हैज चेंज्ड. When they see good products are coming into the system, when good people are coming into the system, good companies are coming into the system, when government is controlling the regulations, उनका ये नजराना ये इंडस्ट्री का ऊपर चेंज हो गया है. पीपल एक बहुत अच्छे रिस्पेक्ट से इंडस्ट्री को अभी देखते हैं. ये ज़माना, ये टाइम डेफिनेटली इंडिया में भी आएगा, बहुत दूर नहीं है. तो हम ग्रो करेंगे और डायरेक्ट सेलिंग फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है. दिस इज ए रॉकिंग इंडस्ट्री. तो सर हमने बहुत कुछ सीखा आपसे और बहुत बारीकियों से जाना, एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से क्या ज़रूरी है डायरेक्ट सेलिंग में, और एक डायरेक्ट सेलर के पर्सपेक्टिव से क्या ज़रूरी है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू आवर नेटवर्किंग के दीवाने.
और बहुत बहुत बधाई आपको, जैसे कंपनी ग्रो कर रही है और आगे भी करती रहे, हमारी यही कामनाएं हैं। तो थैंक यू वेरी मच यामिनी मैडम। सो इट्स वेरी नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू, मुझे भी मौका मिला। सो वी शेयर्ड एंड एक अच्छा एजुकेशन लोगों को तक जाए और इंडस्ट्री का एक स्ट्रेंथ बने एंड वी ऑल फ्लोरिश इन दिस इंडस्ट्री। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।